हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 7 का जो है हिस्ट्री का कोर्स उसे कवर कर रहे हैं फ्रॉम दी एनसीईआरटी। इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 2 एंड इसका जो है फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 1000 ईयर्स के बीच में यहाँ पे कुछ चेंजेस हमारी सोसाइटी में आए थे। जब यहाँ पे हमारा जो मिडिवल पीरियड है वो स्टार्ट होता है, उस समय की अगर हम बात करें तो जो ट्रांजिशन यहाँ पे फ्रॉम दी एंशिएंट टू मिडिवल पीरियड हो रही थी, उस ट्रांजिशन के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि उस समय में यहाँ पे 700 सीई से लेके 1750 सीई, इन जो है 1000 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, इनमें जो है क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वेदर इट इज अ सोसाइटी, वेदर इट इज अ कल्चर, राइट, या फिर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, और भी कई चीजों के बारे में हमने बात की थी, राइट। सो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 2, उसका पार्ट 1 हम जो है वहां पे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें वेरियस किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में जो है हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से जो है नए किंगडम्स यहाँ पे आते हैं, वो जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से चलाते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है हमें उनके बारे में पता कहाँ से चलता है, उनके बारे में हमें जो है कुछ प्रशस्तियां मिली हैं, कुछ रिटन रिकॉर्ड जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर जो है इन्हें हम इंस्क्रिप्शंस भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें यहाँ पे मिली हैं जो कि उनके बारे में बताती हैं, राइट। इन चीज़ों के बारे में हमने कवर किया था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो है कुछ और किंग्स एंड किंगडम्स की बात करेंगे। नीचे साउथ इंडिया में हम यहाँ पे देखेंगे कि और कौन कौन से नए किंग्स एंड किंगडम्स आते हैं, राइट, एंड उन्होंने जो है किस तरह से यहाँ पे अपना जो टेरिटरी है वो यहाँ पे एक्सपैंड की थी। तो क्या वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाते हैं, क्या क्या चेंजेस उनके समय में आते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चैप्टर नंबर 2 को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक। तो इस पे जो है आपको जो डेली लेक्चर्स होते हैं उसकी फ्री पीडीएफ वहां पे मिलेगी, एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड, उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एंड इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डायरेक्टली वहां पे जाके आप जो है क्लिक करके उससे जो है फॉलो कर सकते हो, राइट। So let's continue with the chapter number 2, that is the kings and kingdoms, right। अब जो है यहाँ पे पहले हमने देखा था एंशिएंट इंडिया की अगर बात करें तो उस समय में जो वॉर हुआ करती थी वो किस चीज के लिए हुआ करती थी, वो मोस्टली यहाँ पे कैटल्स के लिए हुआ करती थी, या फिर जो है लैंड, जो पास्चर वाली लैंड होती है उसके लिए जो है यहाँ पे वॉर हुआ करती थी। बट अब जो है इनका जो मेन फोकस जो होता है वो वेल्थ के ऊपर था, राइट। मिडिवल पीरियड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वेल्थ के लिए, पैसे के लिए जो है वॉर हुआ करती थी। तो जैसे कि आपने देखा है कि जितनी भी रूलिंग डायनेस्टीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो नई रूलिंग डायनेस्टीज यहाँ पे आती हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन तक ही जो है वो सीमित थी, ओके। बट ऐसा नहीं है कि वो अपने रीजन तक ही सीमित रहती हैं, वहां से जो है बाहर नहीं निकलती हैं। वो जो है जो अदर एरियाज होते हैं वो ऑलवेज उन एरियाज के ऊपर रेड करते रहते थे, वहां पे लूटपाट मचाते थे, उन्हें जो है कंट्रोल करने की हमेशा ही जो है वो कोशिश करते ही रहते हैं। तो इसी में जो है एक सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया था, वो था द सिटी ऑफ कनौज इन द गंगा वैली, राइट। नॉर्थ इंडिया में जो गंगा वैली है, राइट, उसने जो है गंगा वैली के जो थ्रू या फिर गंगा रिवर्स के थ्रू जो है यहाँ पे जो एल्यूवियल एक प्लेन जो है वो हम बोल सकते हैं, या फिर जो सिटी है, राइट, वो यहाँ पे बसी हुई है जिसे हम सिटी ऑफ कनौज बोलते हैं। तो यहाँ की जो लैंड है वो काफी उपजाऊ है, यहाँ पे कई सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं। सो दैट इज वाई जो है और भी कई कारणों की वजह से जो सिटी ऑफ कनौज है इट वाज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम। तो कई सारे ऐसे रूलर्स हैं वो क्या करते थे, वो बार बार जो है इस सिटी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो फॉर दी सेंचुरीज ऐसे ही यहाँ पे 3 रूलर्स थे, राइट। क्या होता है, पहले तो गुर्जर प्रतिहारा जिनके बारे में हमने बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में, दूसरे यहाँ पे जो है राष्ट्रकूटा थे, एंड तीसरी थी पाला डायनेस्टी। ये 3 रूलर्स जो हैं वो हमेशा ही कनौज के कारण जो है वो आपस में लड़ते रहते थे, कनौज को जो है तीनों ही अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। तो इनका ये जो स्ट्रगल था कनौज को अपने कंट्रोल में करने का, वो काफी लंबे समय तक जो है चलता रहता है। सो यहाँ पे जो है इस स्ट्रगल में 3 पार्टीज इंक्लूड थी, दी गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, राइट। तो 3 पार्टीज यहाँ पे इंक्लूड थी, दैट इज वाई जो है इसे क्या बोला जाता है, इस स्ट्रगल को ट्रिपेटाइट स्ट्रगल भी बोला जाता है। ट्रिपेटाइट मीन जो है 3 पार्टीज जिसमें जो है इंक्लूड होती हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन भी जो है
वो पूछा ही जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वेदर इट इज अ स्टेट पीएससी, वेदर इट इज एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम और यूपीएससी प्रीलिम्स। तो ट्रिपेटाइट स्ट्रगल के बारे में पूछा जाता है, कई बार जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो कौन कौन से 3 रूलर्स थे? गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी ट्रिपेटाइट स्ट्रगल में। ओके एंड अब ये वाले जो रूलर्स थे वो अब अपनी पावर को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अपनी पावर को वो किस तरह से दिखाते थे? बड़े बड़े टेम्पल्स वो बनाया करते थे, तो उन टेम्पल्स में जो है वो काफी सारा पैसा जो है वो लगाया करते थे, राइट। अपनी रिसोर्सेज के जो है इस तरह से वो दिखाने की कोशिश करते थे, काफी सारा सोना जो है, काफी सारा पैसा वहां पे वो लगाया करते थे। ओके तो ये आप जो है देख सकते हो, यहाँ पे 3 रूलर्स थे, द गुर्जरा प्रतिहारा, राइट। इधर आगे आपके पालास एंड इधर आगे आपके राष्ट्रकूटास। तो ये इनके मेन एरियाज हैं यहाँ पे। तो ये वाले कुछ एरियाज जो हैं ये इनके फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर रहते हैं, मीन जो है कभी इनके कंट्रोल में आते हैं, कभी कभी जो इनके हाथ से निकल जाते थे, बट हाउएवर ये वाले जो एरियाज हैं इनके वो जो है इनके परमानेंट एरिया थे। ओके तो ये यहाँ पे जो है आपका कनौज सिटी होगी गंगा वैली में। तो इसके कारण जो है यहाँ पे इनके आपस में हमेशा ही जो है युद्ध होता ही रहता था, राइट। सो अब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा कि जो है टेम्पल्स ये बनाया करते थे अपनी पावर को दिखाने के लिए। तो हमने ये भी देखा है कि ये जो किंगडम्स हैं, ये जो किंग्स हैं वो एक तरह से अटैक भी किया करते थे एक दूसरे के ऊपर जो है, या फिर दूसरी टेरिटरीज के ऊपर ये अटैक भी किया करते थे फॉर द पर्पस ऑफ गेनिंग ऑफ वेल्थ। तो जब जो है ये दूसरे किंगडम के ऊपर अटैक करते थे तो ओपनली इन लोगों को पता था कि उस पर्टिकुलर किंगडम के राजा ने जो है यहाँ पे बड़ा टेम्पल बनाया है एंड उसके ऊपर काफी पैसा लगाया है। तो इन लोगों को उस समय में पता था। तो जब जो है ये एक दूसरे के किंगडम्स के ऊपर हमले किया करते थे, अटैक किया करते थे, तो इनका मेन टारगेट जो है यही वाले टेम्पल्स हुआ करते थे जिसपे जो है इन राजाओं ने काफी पैसा लगाया होता था। ओके विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच। ये जो टेम्पल्स थे वो काफी जो है रिच हुआ करते थे। तो इसी में हम जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, अफगानिस्तान के रूलर थे सुल्तान महमूद, राइट। वो जो है उनके जो एरिया था उनकी कैपिटल थी गजनी, यहाँ पे वो गजनी से बिलोंग करते थे। तो जिस एरिया के वो रूलर थे उसकी कैपिटल थी यहाँ पे गजनी। तो वो जो है हमारे भारत को हर साल रेड करते थे यहाँ पे एंड हमेशा ही जो है उनका मेन टारगेट क्या रहा करता था, हमेशा ही जो है वो टेम्पल्स के ऊपर जो है वो हमले किया करते थे। ओके सो उन्होंने जो है 997 से लेके 1030 के बीच में रूल किया है एंड सेंट्रल एशिया, ईरान एंड जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारे सब कॉन्टिनेंट का, वहां तक उनका कंट्रोल हुआ करता था। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट को जो है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, राइट, हमारे सब कॉन्टिनेंट को ऑलमोस्ट एवरी ईयर हमारे इंडिया को जो है वो टारगेट किया करते थे, वहां पे वेल्थी टेम्पल्स के ऊपर जो है वो हमले किया करते थे। तो इसी में जो है सबसे जो है उनका एक मेन टारगेट हुआ करता था गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है वहां पे वो हमले किया करते थे। ओके सो ये जो महमूद अपने साथ जितनी बार पैसा वो अपने साथ लेके जाते थे वापस अपने एरिया में, तो उसे जो है वो अपनी गजनी जो कि उनकी कैपिटल थी वहां पे लगाया करते थे। उसे जो है और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे दिखाने के लिए, उसे और भी सुंदर बनाने के लिए ये पैसा लगाया करते थे। ओके सो अब जो सुल्तान महमूद हैं, राइट, वो जिस एरिया के ऊपर जो है हमले किया करते थे, राइट, जिसे वो रेड करते थे, तो उस टेरिटरी के बारे में जो है जानने के भी जो है काफी वो इंटरेस्टेड थे। तो दैट इज वाई जो है इन्होंने क्या किया था कि एक स्कॉलर जो है, राइट, वो हायर किया था जिनका नेम था अल बिरूनी एंड उन्हें बोला था कि आपको जो है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर मीन इंडिया के ऊपर जो है हर साल वो रेड करते थे। तो जिस टेरिटरी के ऊपर वो रेड करते थे उस टेरिटरी के बारे में जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे। तो डेट इज वाई जो है अल बिरूनी नाम के एक स्कॉलर को इन्होंने हायर किया था एंड उन्हें जो है हमारे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है एक अकाउंट लिखने के लिए बोला था, राइट, मीन जो है इसकी इंफॉर्मेशन हमारे सब कॉन्टिनेंट की उसमें जो है ऐड की गई है उस अकाउंट में। तो ये जो अकाउंट है ये एक अरेबिक वर्क है, तो ये भी चीज आपको माइंड में रखनी है, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। तो ये जो अरेबिक वर्क है तो इसका नेम है किताब अल हिंद, राइट, अल बिरूनी ने इसे लिखा है। सो इट रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द हिस्टोरियंस ऑल्सो, राइट, हमारे जो हिस्टोरियंस है उनके लिए भी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनता है। तो जो कि हमें उस समय के बारे में बताता है या फिर सुल्तान महमूद गजनी के बारे में बताता है एंड इवन इंडिया के बारे में भी हमें बताता है। ओके सो यहाँ पे अल बिरूनी ने कुछ संस्कृत स्कॉलर्स के साथ भी जो है कंसल्टेशन की थी इस अकाउंट को लिखने के लिए।
सो अब दूसरे और भी किंग्स थे यहाँ पे जो कि हमेशा आपस में जो है युद्ध उनके हुआ करते थे। उनमें आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चाहमनास, राइट। चाहमनास को जो है बाद में चौहान्स भी बोला गया था। सो द चाहमनास एंड द चौहान्स बोथ आर सेम, ओके। तो जो है चौहान्स जो है जिन्होंने कहाँ पे जो है रूल किया था, दिल्ली एंड अजमेर के आसपास का जो एरिया है, राइट, यहाँ पे ये आगे यहाँ पे आपके चाहमनास, राइट। ये आपके यहाँ पे चाहमनास आके दिल्ली एंड आगरा के आसपास का जो एरिया वहां पे इन्होंने रूल किया था। सो दीज चाहमनास और ऑल्सो नोन एज अ चौहान्स। तो ये जो है अपने वेस्ट की तरफ एंड अपने ईस्ट की तरफ भी जो है अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। बट क्या होता है यहाँ पे, वेयर दे वर ओपोज्ड बाय द चालुक्यास ऑफ द गुजरात, जब ये वेस्ट की तरफ जाते हैं, अपने वेस्ट की तरफ अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे जो है इनका सामना किनके साथ होता है, गुजरात में चालुक्यास थे उनके साथ होता है, एंड वेस्टर्न पार्ट में एंड द गाहदवाला जो थे यहाँ पे वेस्टर्न यूपी के, उनके साथ जो है इनका सामना होता है। तो ईस्ट में यहाँ पे जो है गाहदवाला थे, इनके बीच में चौहान्स हैं, राइट। चौहान्स जो है जब अपने वेस्ट की तरफ जाते थे तो गुजरात में जो है इन्हें चालुक्यास मिला करते थे ना। अपनी ईस्ट की तरफ ये बात करें तो वहां पे वेस्टर्न यूपी का जो एरिया वहां पे जो है गाहदवाला से सॉरी, तो वहां पे जो है गाहदवाला थे। तो इनके भी आपस में जो है हमेशा ही युद्ध हुआ करते थे जब चौहान्स अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने की ये कोशिश करते हैं। तो सबसे बेस्ट नोन चाहमना रूलर और द चौहान रूलर जो थे उनका नेम था पृथ्वीराज III। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर जिनका नेम था सुल्तान मोहम्मद गोरी। 1191 में जो है पृथ्वीराज ने अफगान के रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी को जो है हराया था। बट नेक्स्ट ईयर जो है, राइट, उनसे वो हार भी गए थे 1192 में, राइट। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप जो है साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है चोलाज आ जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो चोलाज हैं वो किस तरह से पावर में आते हैं। तो क्या हुआ करता था कि माइनर चीफली फैमिली थी जिन्हें हम जो है मुत्रायर बोलते थे। एक चीफली फैमिली है वो है मुत्रायर, जो कि कावेरी डेल्टा में जो है उन्होंने अपने पावर को यहाँ पे कैप्चर किया हुआ था। तो ये जो मुत्रायर हैं ये किसके सब ऑर्डिनेट थे, ये यहाँ पे कांचीपुरम में पालवा किंग्स थे, उनके सब ऑर्डिनेट हुआ करते थे। तो यहाँ पे पालवा किंग्स हैं, पालवा किंग्स हो गए, उनके सब ऑर्डिनेट थे, या फिर उन्होंने जो है यहाँ पे अपने कुछ ऑफिसर्स को कुछ पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो है एक तरह से लैंड ग्रांट वहां पे दी रखी होगी, तो जो कि पावरफुल हो गए होंगे बाद में। तो पालवा किंग के अंडर थे यहाँ पे मुत्तारयार, ओके। तो अब क्या होता है, विजयालया हु बिलोंग टू द एंशिएंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम द उरियार कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुत्रायर इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। तो अब जो है पालवा किंग के अंडर थे यहाँ पे मुत्रायर, तो ये जो है क्या करते हैं, ये कावेरी डेल्टा को जो है अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तो ये जो है अलग हो जाते हैं पालवा किंग से। अब जो मुत्रायर ने जो है यहाँ पे अपने अंडर किन्हें रखा हुआ था, यहाँ पे जो चोलास थे, राइट, चोलास थे, उनके अंडर थे यहाँ पे विजयालया। चोला के रूलर्स के एक रूलर थे यहाँ पे विजयालया, तो वो मुत्रायर के अंडर यहाँ पे काम किया करते थे। तो विजयालया जो है वो पावर में आ जाते हैं, अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं एंड वो जो है कावेरी डेल्टा को कैप्चर कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे जब जो कावेरी डेल्टा को विजयालया कैप्चर कर लेते हैं तो अब जो है चोलाज यहाँ पे कावेरी डेल्टा में आ गए हैं, उनका रूल यहाँ पे स्थापित हो गया है। तो यहाँ पे आके जो है वो एक टाउन वो बिल्ड करते हैं जिसका नेम है थांजवुर, एंड एक टेम्पल भी बनाते हैं। निशु भासुदानी नाम की गॉडेस जो है, देवी हैं, उनका एक टेम्पल भी वो यहाँ पे बनाते हैं, ओके। एंड विजयालया के जो सक्सेसर्स थे, तो यहाँ पे चोलाज के सबसे पहले रूलर कौन से थे, वो थे विजयालया, राइट। एंड उनके बाद में उनके जो सक्सेसर्स रहते हैं उन्होंने भी जो है और भी कई सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में किया एंड अपने रीजन को जो है और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की थी। अपने जो किंगडम को जो है साइज एंड पावर में जो है इन्होंने ग्रो कर दिया था, अपने नेबरिंग रीजन्स को इन्होंने कंकर कर लिया था, ओके। सो पांड्यन एंड पालवास की जो टेरिटरी थी साउथ एंड नॉर्थ में, राइट, वो भी जो है अब चोलास की टेरिटरी बन जाती है। तो चोलास के एक रूलर थे राजा 1,
ही वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर एंड वो जो है 985 में जाके किंग बनते हैं एंड मोस्ट ऑफ दीज एरियाज में जो है इन्होंने ही राजा वन ने ही जो है यहाँ पे अपने रूल को एक्सपेंड किया था। ओके एंड ही ऑल्सो रीऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो जब राजा वन रूलर बनते हैं तो उन्होंने जो है आके एक तो पहले अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया था, दूसरा उन्होंने जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी रीऑर्गेनाइज किया था, राइट। एंड आफ्टर दैट पहले विजयालय आ गए, फिर जो है राजा वन आ गए एंड आफ्टर दैट जो है राजा वन के बाद में उनके बेटे आ जाते हैं जिनका नेम है राजेंद्र वन। तो वो भी अपने पिता की पॉलिसीज को कंटिन्यू रखते हैं एंड गंगा वैली को जो है वो रेड करते हैं, श्रीलंका को रेड करते हैं एंड साउथ ईस्ट एशिया की जो है कुछ कंट्रीज को भी जो है वो यहाँ पे रेड करते हैं एंड एक नेवी जो होती है, एक प्रॉपर नेवी जो होती है वो भी वो डेवलप कर लेते हैं। तो चोलास ने जो है, चोलास के अंडर जो नेवी है वो डेवलप हो चुकी थी, ये भी चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है। ओके सो ये भी चीज आपको यहाँ पे देखनी है कि राजा वन के बेटे कौन थे, वो थे राजेंद्र वन। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो ये किस तरह से जो है पावर में आते हैं, सबसे पहले कावेरी डेल्टा में मुत्रारियार आते हैं, राइट, जो कि पालवा किंग्स के अंडर हुआ करते थे एंड मुत्रारियार जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं कावेरी डेल्टा में। अब मुत्रारियार से जो है ये विजयालय जो कि चोला रूलर थे वो कावेरी डेल्टा को छीन लेते हैं एंड वहां पे अपनी जो है किंगडम को वो स्थापित करते हैं एंड आफ्टर दैट विजयालय के जो सक्सेसर्स यहाँ पे आते हैं तो वो अपनी टेरिटरीज को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके तो विजयालय के बाद में कौन आ जाते हैं, राजा वन के बाद में उनके बेटे आते हैं राजेंद्र वन, राइट। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला, ये जो ब्लू वाला जो है ये इनकी मेन टेरिटरी थी। यहाँ पे चोलास की ये जो है यहाँ पे साउथ इंडिया में मेन टेरिटरी थी एंड इवन यहाँ पे ये आपका श्रीलंका हो गया, यहाँ तक जो है इनका जो टेरिटरी थी वो फैली हुई थी एंड ये इनके जो है कुछ ट्रेड राउट्स हुआ करते थे नेवी के थ्रू। ओके ये इनके ट्रेड राउट्स हुआ करते थे यहाँ पे। ओके एंड यहाँ तक जो है यहाँ पे सी में भी जो है इनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था एंड इस एरिया में भी जो है अगर हम यहाँ पे बात करें, अब ईस्ट की तरफ अगर हम यहाँ पे बढ़े तो यहाँ तक जो है इनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था, बट मेन एरिया जो है इनका यहाँ तक था। ओके ये ब्लू वाला एंड ये जो पिंक वाला जो है इन एरियाज में जो है इनका इन्फ्लुएंस हुआ करता था, इनका जो है प्रभाव यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पे भी जो है इनका प्रभाव हुआ करता था। ओके एंड ये जो ब्लू वाली जो लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये इनके ट्रेड राउट्स थे। ओके सो अब जो चोलास हैं, राइट, उन्होंने एक तरह से अपने किंगडम को एक्सपेंड तो किया, एक बड़ी किंगडम जो है वो यहाँ पे बनाई थी, नेवी को डेवलप किया था, उसके साथ साथ जो है ये आर्किटेक्चर में भी जो है काफी ज्यादा फेमस थे, राइट, आर्किटेक्चर में भी जो है ये काफी ज्यादा फेमस रहते हैं एंड अगर स्कल्पचर्स की बात करें, राइट, तो स्कल्पचर जो है ये भी काफी बनाते हैं, तो काफी फेमस थे इनके आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर भी। बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाते हैं, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स जो है वो काफी फेमस थे इनके। तो सबसे बड़ा जो टेम्पल इनके द्वारा बनाया गया था वो था थांजूर में, जिसका नेम है गंगाई कोंडा चोलापुरम। सो दिस वन इज द गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल एंड इसे जो है किसने बनाया था, राजा ने स्टार्ट किया था एंड राजेंद्र ने जो है इसे कंटिन्यू रखा था, उनके द्वारा इसे कंप्लीट किया गया था। तो दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके तो गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल जो है वो कहाँ पे, थांजूर में है एंड सॉरी यहाँ पे थांजूर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम, सॉरी गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल जो है वो अलग है, थांजूर में भी जो है कुछ इन्होंने टेम्पल्स यहाँ पे बनाए थे एंड इन्हें जो है किसने बनाया था, राजा ने बनाया था एंड राजेंद्र, दोनों ने मिलकर बनाया था। तो ये एक आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचर मार्वल्स हैं। So the Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them. अब जो है इनके चोलास के जो टेम्पल थे वो इतने बड़े थे, इतने फैले हुए थे, इतने फेमस हो जाते हैं कि इनके इर्द गिर्द, इन टेम्पल्स के इर्द गिर्द जो है अब सेटलमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाती, लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं, वहां पे कई सारे क्राफ्ट प्रोडक्शंस भी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, वो एक तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर बन जाते हैं। So temples were also endowed with the land by the rulers. अब जो रूलर्स हैं वो इन टेम्पल्स को लैंड भी दिया करते थे एंड कई और लोग जो है वो भी इन्हें जो है लैंड दिया करते थे एज ए गिफ्ट। तो इस लैंड से जो भी प्रोड्यूस हुआ करता था उन्हें जो है वो यूज किया करते थे अपने स्पेशलिस्ट को मेंटेन करने के लिए, जो स्पेशलिस्ट यहाँ पे टेम्पल्स में काम करते थे या फिर ओपनली वो जो है टेम्पल के आसपास रहा करते थे।
जैसे आपके प्रीस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए, कुक्स हो गए, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स, राइट। तो इन सभी को मेंटेन करने के लिए जो है ये इस पैसे को जो है वो यूज किया करते थे, इस प्रोड्यूस को वो यूज किया करते थे। Okay, so in other words we can say that these temples were not only the places of the worship, right? ये जो temples थे ये जो है only पूजा की ही place नहीं थी, they were also known as the hub of the economic, social and the cultural life as well, right? तो ये जो है economic, social and cultural जो है life के जो है एक तरह से ये hub बन जाता है। सो अब क्राफ्ट की हम यहाँ पे बात करें तो ब्रॉन्ज इमेजेस जो रहती हैं इनकी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती हैं। तो इनकी जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, चोलास की जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, दे आर नोन एज द फाइनेस्ट इमेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। पूरे वर्ल्ड में जो है वो सबसे फाइनेस्ट ब्रॉन्ज इमेजेस उन्हें माना गया है। तो वाइल मोस्टली इनकी जो इमेजेस थी वो डाइटिस की ही थी, देवी देवताओं की वो इमेजेस बनाया करते थे। एंड सम टाइम जो है डिवोटीज जो होते जो श्रद्धालु हैं उनकी भी इमेजेस इन्होंने बनाई थी। So after that there is a agriculture and the irrigation। तो इनके अंडर अब एग्रीकल्चर जो है उसे भी एक्सपेंड किया जाता है, न्यू डेवलपमेंट्स यहाँ पे होती हैं, इरिगेशन को भी डेवलप किया जाता है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि चोलास जो है उनकी अचीवमेंट्स यहाँ पे काफ़ी रहती है, वो काफ़ी फेमस रहते हैं। So many of the achievements of the Cholas were made possible through the new developments in the agriculture। तो ये जो है एग्रीकल्चर में जब हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है उसी की वजह से जो चोलास है वो ज़्यादा प्रोस्पेरस हो जाते हैं एंड और भी ज़्यादा वो अचीवमेंट यहाँ पे कर पाते हैं। तो आपको जो है ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो रिवर कावेरी है, राइट, रिवर कावेरी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कई सारे छोटे छोटे चैनल्स में जो है वो बंट जाती है रिवर कावेरी साउथ इंडिया में, यहाँ पे जो चोलास का रूल हुआ करता था जिस एरिया में। तो क्या होता है, तो दीज चैनल ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। तो अब जो है रिवर कावेरी के जो चैनल्स से यहाँ पे बनते हैं, कई सारी छोटी छोटी नदियां इसमें से बन जाती हैं, तो वो अपने साथ जो है कई सारे सेडिमेंट्स को लेके जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये सॉइल जो है वो काफी फर्टाइल बन जाती है, राइट। तो वहां पे जो है फर्टाइल सॉइल आ जाती है, ऑब्वियसली जिस एरिया में जो सॉइल है वो काफी उपजाऊ है तो वहां पे एग्रीकल्चर काफी अच्छा होगा। ओके, सो इवन यहाँ पे इन चैनल्स में से जो वाटर है वो एक और चीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट था कि जो कि एग्रीकल्चर के लिए एक मॉइस्चर जो होता है, नेसेसरी मॉइस्चर जो है वो भी प्रोवाइड करवाया करता था ये जो वाटर है। ओके, मेनली फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द राइस, राइट। सो डेट इज वाई जो एग्रीकल्चर है इनका चोलास का ये जो है काफी ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास अच्छी सॉइल अवेलेबल थी एंड दूसरा यहाँ पे वाटर भी इजीली अवेलेबल था। सो जो कि राइस की कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So although agriculture had developed earlier in other parts of the Tamil Nadu also, तो ऐसा नहीं है कि ओनली चोलास के समय में ही यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हुआ था, इनसे पहले और पार्ट्स में भी यहाँ पे जो इनका एग्रीकल्चर जो डेवलप हो चुका था। बट अगर हम बात करें लार्ज स्केल कल्टीवेशन की तो वो ओनली 5th और 6th सेंचुरी में ही जाके जो है वो एक डेवलप होता है, राइट। सो अब जो है इन्हें कल्टीवेशन करना है, एग्रीकल्चर करना है, तो उसके लिए लैंड भी तो चाहिए इन्हें। तो डेट इज वाई जो है दे हैड टू क्लियर दी फॉरेस्ट इन सम रीजन्स। तो जो है वो फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं एंड देन लैंड जो है उससे वो टोटली डेवलप करते हैं इन अदर एरियाज ऑल्सो। एंड इन द डेल्टा रीजन जो इम्बैंकमेंट्स होती हैं दे हैड टू बी बिल्ट टू प्रिवेंट फ्लडिंग। तो जब यहाँ पे जो डेल्टाज होते हैं, राइट, वहां पे जो है इन्हें इम्बैंकमेंट्स भी बनानी पड़ती थी सो डैट कि जो है फ्लड ना आए इनके एरिया में। एंड इवन जो कैनाल्स भी ये बनाया करते थे सो डैट कि जो है ये फील्ड्स तक पानी को इजीली पहुंचा सकें। सो इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स जो थी, 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर, मीन एक साल में 2 क्रॉप्स जो है ये उगा लेते थे। सो इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। तो अब ऐसा थोड़ा है कि हमेशा ही जो है इन्हें इन नदियों से पानी मिलता रहेगा, कभी कभी जो है इन्हें पानी नहीं मिलता था, तो उसके लिए जो है इन्हें अब जो है इरिगेशन के कुछ और भी तरीके यहाँ पे ढूंढने पड़ते थे। तो इन्हें जो है क्रॉप्स को वाटर जो है आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड करवाना पड़ता था। सो वेराइटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर द इरिगेशन ऑल्सो। व्हाट वर दीज मेथड्स, लेट्स सी। सो इन्हें जो है अब वेल्स भी डग करनी पड़ती हैं आर्टिफिशियली जो है पानी देने के लिए क्रॉप्स को। एंड इन अदर प्लेसेस जो है बड़े बड़े टैंक्स भी बनाए गए थे सो डैट की रेन वाटर को कंस्ट्रक्ट जो है एक तरह से कलेक्ट करके रखा जाए एंड जब कभी भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो इन्हें वो यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन।
तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे रिमेंबर रखनी है कि जैसे ये जो इरिगेशन वर्क्स है इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इरिगेशन वर्क्स जो है ऑलवेज रिक्वायर्ड अ प्रॉपर प्लानिंग, लाइक द ऑर्गेनाइजिंग अ लेबर को ऑर्गेनाइज करना है, रिसोर्सेज चाहिए इन्हें एंड इन्हें मेंटेन करना है, एंड ये भी डिसाइड करना है कि वाटर को किस तरह से लैंड में शेयर किया जाएगा। तो इन सब की जो है एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। So most of the new rulers as well as the people living in the villages took an active interest in these activities. तो ये जो नए रूलर्स थे चोलास के या फिर जो लोग इन विलेजेस में रहा करते थे वो इन एक्टिविटीज में, प्लानिंग की एक्टिविटीज में जो है काफी इंटरेस्ट लिया करते थे। डेट इज वाई जो है तभी तो जाके इनके जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो पाई थी। ओके, सो नाउ लेट्स सी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। इनके प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ये जो पीजेंट्स हैं राइट, मोस्टली उन्होंने काफ़ी एग्रीकल्चर को डेवलप किया था। तो ये जो पीजेंट्स की सेटलमेंट्स हुआ करती थी, मीन जिस एरिया में वो रहा करते थे एक पर्टिकुलर गांव बन गया तो उसे हम जो है क्या बोलते हैं, उसे उर बोला जाता था। मीन दीज सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट्स आर नोन एज अ उर। मीन एक विलेज है वहां पे मोस्टली जो है वो क्या है, पीजेंट्स ही हैं, उसे क्या बोला जाता था, उसे जो है उर बोला जाता था। ओके, सो दे बिकेम प्रोस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। तो ये जो इस तरह के जो गांव थे, ये जो उर है राइट, वो काफी ज्यादा प्रोस्पेरस हो जाते हैं जब इरिगेशन जो है या फिर एग्रीकल्चर जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरह के कुछ एक दो से ज्यादा या फिर हम बोल सकते हैं 2 या 3 इस तरह के अगर विलेजेस हैं तो इन्हें कंबाइंडली जो है क्या बोला जाता था, इन्हें जो है नाडू बोला जाता था। मीनी जो कंबाइंडली पूरा एरिया है, जो लार्जर यूनिट यहाँ पे बन गई है उसे हम नाडू बोलते हैं। ओके, सो ये जो विलेज काउंसिल्स हुआ करती थी जो कि पर्टिकुलर विलेज में काम करती थी, यानी जो नाडू है ओके इनके जो है कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हुआ करते थे एंड जैसे कि जस्टिस प्रोवाइड करवाना, टैक्सेस को कलेक्ट करना, तो ये इनके कई सारे काम हुआ करते थे यहाँ पे जो कि प्रशासनिक काम थे। तो ये जो नाडू है ये भी एक तरह से काउंसिल ही हुआ करती थी राइट, ये भी एक तरह से काउंसिल ही हुआ करती है। जिस तरह से एक विलेज की काउंसिल होती है कि विलेज के कामों को देखती है, वैसे ही जो है एक बड़ी यूनिट को जो है कंट्रोल करने के लिए एक नाडू नाम की जो काउंसिल है वो यहाँ पे बनाई हुई थी। तो इस काउंसिल में जो है मेन वेलालाला कास्ट के जो लोग थे, जो कि रिच पीजेंट्स हुआ करते थे, उनका जो है काफी कंट्रोल इसके ऊपर हुआ करता था। एंड जो कि ये जो लोग हैं वेलालाला कास्ट हैं वो डायरेक्टली चोला गवर्नमेंट के अंडर, उनके सुपरविजन के अंडर वो काम किया करते थे। ओके, तो चोला किंग्स जो हैं वो इन लैंड ओनर्स को, इन रिच लैंड ओनर्स को जो है खुश भी किया करते थे। इन्हें जो है काफी बड़े बड़े टाइटल्स भी इन्होंने दिए थे, जैसे कि मुवेंदा वेलन हो गया जो कि 3 किंग्स को या फिर जो एक ऐसा पीजन जो कि 3 किंग्स को सर्व कर रहा है उसे हम मुवेंदा वेलन बोलते हैं। देन अरायर हो गया जो कि एक पर्टिकुलर चीफ होता है एज ए मार्क्स ऑफ द रिस्पेक्ट। मीन उन्हें जो है रिस्पेक्ट देते थे इस तरह के टाइटल्स दे के, एंड उन्हें जो है बड़ी बड़ी जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज होती हैं सेंटर में वहां पे भी रखा करते थे राइट। सो अब जो है ब्राह्मण्स को भी जो है लैंड ग्रांट्स यहाँ पे दी जाती थी। ओके, वी हैव सीन दैट द ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव द लैंड ग्रांट्स। तो ये जो लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स को दी जाती थी उसे जो है ब्रह्मदेया बोला जाता था। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राइट, इन्हें जो है आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पे यूपीएससी में या फिर कोई भी स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें पूछ लिया जाता है। ओके, तो अब ब्राह्मण्स को जब ये लैंड ग्रांट्स दे दी गई हैं तो ऑब्वियसली ब्राह्मण्स की भी सेटलमेंट्स यहाँ पे होगी राइट। जिन ब्राह्मण्स के पास यहाँ पे लैंड है उनकी भी सेटलमेंट्स यहाँ पे होंगी, वो भी जो है एक पर्टिकुलर गांव में रहना स्टार्ट कर देंगे, वहां पे खेती करेंगे। तो जो है कई सारी इस तरह की ब्राह्मण सेटलमेंट्स जो है वो भी इमर्ज हो जाती हैं इन द कावेरी वैली एज इन द अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया। तो अब इस ब्रह्मदेया को, इस तरह की लैंड्स को जो है देखभाल करने के लिए एक असेंबली या फिर जो सभा है वो यहाँ पे बनाई जाती थी एंड इसमें जो है प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड ओनर्स जो है वो इस असेंबली को चलाया करते थे। ओके, तो ये जो असेंबलीज थी वो काफी एफिशिएंटली यहाँ पे काम करती थी एंड इन असेंबलीज के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जाते थे उन्हें कहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा जाता था, इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिखी जाती थी, वहां पे रिकॉर्ड करके रखा जाता था ओपनली ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स राइट।
सो नेक्स्ट यहाँ पे अब ट्रेडर्स आ गए, व्यापारियों की बात करें तो उनकी जो एसोसिएशंस यहाँ पे हुआ करती थी उन्हें क्या बोला जाता था, उन्हें जो है नागाराम्स बोला जाता था. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दे ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म सम एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन द टाउन्स ऑल्सो. तो कुछ प्रशासनिक काम भी वो किया करते थे. तो कुछ इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे हिस्टोरियंस को मिली है. उत्तरामेरूर एक चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां से इंस्क्रिप्शंस मिली हैं. तो वहां पे जो है पूरा डिटेल में बताया गया है कि जो सभा है उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता था. ओके, तो जो सभा होती थी, मेन एक सभा है यहाँ पे, राइट, जिसमें जो है मेन हम बोल सकते हैं चाहे किसी भी सभा, कोई भी किसी भी चीज की सभा हो, चाहे वो ट्रेडर्स की हो, चाहे वो ब्रह्मदया की हो, या फिर यहाँ पे नाड़ू हो, तो उनके अंडर जो है कई सारी यहाँ पे कमेटीज हुआ करती थी. मेन कमेटी 1 हो गई, कमेटी 2 हो गई यहाँ पे, देन कमेटी 3 हो गई यहाँ पे. तो कई सारी जो है कई सारी कमेटीज हुआ करती थी एंड इन कमेटीज के जो है अलग अलग काम हुआ करते थे. मीन जैसे कमेटी 1 जो है वो इरिगेशन के काम को यहाँ पे देखेगी सपोज. ओके, एंड जो कमेटी 2 है यहाँ पे वो क्या करेगी, वो गार्डन्स के काम को देखेगी, राइट. एंड इसी तरह से जो कमेटी 3 है वो टेम्पल्स के काम को यहाँ पे देखेगी. तो इस तरह से जो है सभा के अंदर कई सारी कमेटीज जो है वो बनाई होती थी जो कि अलग अलग कामों को देखा करती थी. अब इन कमेटीज के भी जो है कई सारे मेंबर्स हुआ करते थे, राइट, जो कि मिलके यहाँ पे काम करते थे. तो इन कमेटीज के जो मेंबर्स है वो किस तरह से यहाँ पे चुने जाते थे, जो कि सोसाइटी के कुछ एलिजिबल मेंबर्स हुआ करते थे, एलिजिबल जो लोग थे, राइट, उनके जो नेम है एक चिट के ऊपर या फिर एक पाम की लीफ के ऊपर लिख के जो है एक बाउल में, एक अर्दनवेयर पोट होता था, मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, उसमें डाल दिया जाता था एंड एक छोटे बच्चे को वहां पे बुलाया जाता था एंड वो जो है टर्न बाय टर्न हर कमेटी के लिए जो है एक एक पर्ची वहां से उठाता था एंड यहाँ पे जो नाम है वो अनाउंस किया जाता था. एंड इस तरह से जो है एलिजिबल मेंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पे चुने जाते थे फॉर द कमिटीज, राइट. सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द लैंड. अब लैंड जो है यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि जब ब्राह्मण्स को दी जाती थी, राइट, तो उस लैंड के लिए जो है डिफरेंट वर्ड यहाँ पे यूज किया गया था. उसे जो है क्या बोला जाता है, उसे जो है ब्रह्मदया बोला जाता है. द लैंड दैट इज गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स, एक ऐसी लैंड जो कि ब्राह्मण्स को गिफ्ट की गई हो. इसी तरह से अब जो है कुछ और भी लोग होते थे सोसाइटी में जिन्हें जो है लैंड्स दी जाती थी. तो चोला इंस्क्रिप्शंस में जो है कई सारी कैटेगरीज जो है वो लैंड की हमें बताई गई हैं. सो पहली है वेलन वगाई. वेलिन वगाई जो है वो एक ऐसी लैंड होती है जो कि नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स को दी जाती है, राइट. नॉन ब्राह्मण पीजेंट्स को जो लैंड दी जाती है दैट इज नोन एज अ वेलिन वगाई. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. काफी बार जो है क्वेश्चंस वो इसमें पूछे गए हैं, तो आपको ये भी चीज जो है कॉपी पे जो है आपको इसके जो है प्रॉपर नोट्स आप बना लीजिए, राइट. सो नेक्स्ट ब्रह्मदया होगी, द लैंड दैट इज गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स. And the third one is the Shal Bhoga. Shal Bhoga, the land for the maintenance of the school. School की maintenance के कुछ land यहाँ पे दी गई हो. Third one is the Devadana or the Tirunamattukani, the land that is gifted to the temples, right? Palichandam, the land that is donated to the Jain institutions, right? कुछ Jain institutions को भी land इन्होंने दी हुई थी उनकी maintenance के लिए. So these are the types of the land. First one is the Velan Vagai, the land that is gifted to the non-Brahmin peasants. Second one is the Brahmadaya, the land that is gifted to the Brahmins. Third one is the Shalabhoga, the land for the maintenance of a school. And fourth one is the Devadana or the Tirunamattukani, the land that is gifted to the temples. And the fifth one is the Palichandam, the land that is donated to the Jain institutions. Okay, so these are the 5 types of the land yet that you have to keep in mind, okay, that are very much important from the exam point of view, right. So with this we had completed the chapter number 2 also. So in our next video we will start the chapter number 3 and usme we will discuss about the Delhi Sultanate, right. That is also a most important topic from the exam perspective and you can't afford to miss this topic, okay. सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.